हरिओम। मैं डॉक्टर राखी बरनवाल, राजकीयकृत उच्च विद्यालय लकड़ाखंडा से हिंदी की शिक्षिका। आज आपको 12वीं कक्षा के आधार पाठ्यक्रम से पाठ 12 की पाठ भक्तिन को पढ़ाऊंगी। इसकी रचयिता महादेवी वर्मा है। पाठ का नाम है भक्तिन और रचयिता है महादेवी वर्मा। सबसे पहले महादेवी वर्मा के बारे में कुछ। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद नाम का स्थान में हुआ था। इनका जीवन बचपन से बहुत अच्छा बीता और इनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई, लेकिन शादी के बाद ये अपने घर में ही रह गई और वहीं रहते हुए उन्होंने बीए तक की पढ़ाई की। बीए की पढ़ाई के बाद इन्होंने ससुराल जाने से मना कर दिया। इसके बाद ये यहीं रहते हुए छायावाद से जुड़ी और लेखन कार्य में व्यस्त हो गई। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में महादेवी वर्मा का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं, ये सभी काव्य रचनाएं हैं। नीरजा, रश्मि, निहार, सौंदर्य, यामा और दीपशिखा। यामा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इनकी मृत्यु 1987 को हुई। इसके पहले तक ये उत्तर प्रदेश में ही प्रयाग हिंदी विद्यापीठ में पहले प्राचार्य और बाद में कुलपति के पद पर रही। अब आपको इनकी कहानी भक्तिन के बारे में बताते हैं। भक्तिन दरअसल में एक रेखा चित्र है। यह रेखा चित्र स्मृति की रेखाएं करके एक उन्होंने संकलन लिखा था, उसमें संकलित है। भक्तिन उनके यहाँ काम करने वाली एक वृद्धा थी जिनका असली नाम लक्ष्मी था। जब लक्ष्मी इनके यहाँ काम करने आई तो इनके पास आते हुए उनके जीवन का परिचय कुछ इन शब्दों में लक्ष्मी ने ही अपने अतीत के बारे में बताते हुए बताया कि वो जब बहुत छोटी थी तभी उनकी शादी हो गई। पहले तो इनकी माता मर गई थी और 5 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई लक्ष्मी की। लक्ष्मी यानी भक्तिन। उसके बाद जब 9 साल की हुई तो ये अपने ससुराल आ गई और तब से ये लगातार अपने ससुराल में ही रही। थोड़ी बड़ी होने के बाद ये एक एक करके बेटियों की माँ बन गई। जब 2 बेटियां हो गई तो घर में इनके सास ससुर और बाकी जिठानी लोग जो भी थी वे लोग इनको निरादर करने लगी। हमारे यहाँ समाज में लड़कियों के प्रति ये निरादर भाव बहुत देखने को मिलता है। अभी तो ये थोड़ा कम हो गया है, पहले के समाज में ये भाव और भी अधिक था। तो ये केवल बेटियों की माँ थी और इनकी जिठानियां जो थी वे बेटों की माँ थी, इसलिए उन्हें बहुत आदर मिलता। हाँ, तो इनकी जिठानियां जो थी उनके बेटे थे, तो घर में उन लोगों की बड़ी मौज थी, उन्हें बहुत आराम मिलता और जिठानियों को आराम मिलता और इन्हें बहुत काम करना पड़ता। यहाँ तक कि इनकी छोटी छोटी जो बेटियां थीं उन्हें भी काम करना पड़ता। गोबर उठा करके गोईठा बनाना पड़ता, तो खाना बनाना पड़ता, चक्की पीसनी पड़ती, आटा जो चक्की में पीसते हैं वो आटा पीस के निकालती थी और जिठानियों के बेटों को अच्छा अच्छा खाना मिलता था और इनकी बेटियों को बस चना बाजरा और गुड़ इस तरह का सामान मिला करता था। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी थी कि इनके पति बहुत मेहनती थे और पत्नी भी बहुत तेज थी, तो इन लोगों में के आपस में बहुत प्रेम थे। जब इन लोगों में बहुत बनाव हुआ तो एक दिन इन लोगों ने क्या किया, अपना घर अलग कर लिया और अलग करने के बाद जो भी इनके हिस्से में पड़ा उसकी इन लोगों ने बड़ी मेहनत से देखभाल करी। तो इन लोगों का बहुत तरक्की होने लगा। इनकी तरक्की से बाकी लोग बहुत जलने लगे और इनकी 2 नहीं 3 बेटियां थी, सॉरी। तो बड़ी लड़की जो थी उनकी शादी तो पति ने कर दी और दोनों छोटी लड़कियां जब अभी बच्ची ही थी तो लक्ष्मी यानी भक्तिन जो थी उनके पतिदेव गुजर गए। अब भक्तिन जो थी उनको सब लोग दूसरी शादी करने के लिए बोलने लगे, लेकिन भक्तिन को दूसरी शादी करने में कोई विश्वास नहीं रहा। उन्होंने कंठी माला मतलब गले में गुरु दीक्षा ले ली और
लेने के बाद वो अकेले रहने का उन्होंने फैसला कर लिया और धीरे धीरे करके कमा कमा के उन्होंने बाकी दोनों छोटी छोटी बेटियों की भी शादी कर दी। और पति ने जो बड़े दामाद को पसंद किया था, वो दामाद और बेटी को अपने घर में ये लोग रखने लगे। भक्तिन को बहुत कुछ बढ़ गया था, वो बहुत ज़्यादा सम्मानित सदस्य बन गई थी। लेकिन यहाँ पर फिर से एक दुर्घटना हुई और वो दुर्घटना ये थी कि बड़ी लड़की के पति भी मर गए। जब बड़ी लड़की के पति मर गए तो सब लोग तो पहले से ही उस पर दृष्टि लगाए हुए थे कि ये लोग बहुत पैसे वाले हैं। तो उनकी बड़ी लड़की से भक्तिन का जो जेठ का लड़का था वो चाहता था कि मेरे साले से इसकी शादी हो जाए, मेरी विधवा बहन की। लेकिन ये भक्तिन नहीं चाहती थी। एक दिन जब भक्तिन नहीं थी तो जो उनके जेठोता का साला था वो जबरदस्ती उसके कमरे में घुस गया। हालांकि भक्तिन की बेटी ने उसे बहुत मारा पीटा, लेकिन गांव में तो लोग बस इतना ही देखते हैं कि क्या हुआ है। तो वहां ये हुआ कि उन्होंने देखा कि वो उसके कमरे में घुसा तो बोला कि तुमको शादी करनी पड़ेगी। तो वो तो पहले से ही तैयार था ही और उसने शादी कर ली। बेटी बहुत तर्क दी कि मुझे शादी नहीं करनी है इस आदमी से, माँ ने भी बहुत तर्क दिए, लेकिन पंचों को लगा कि नहीं, ये लोग अब पति पत्नी की तरह रहेंगे। और लड़का तो बहुत उड़ाने वाला था, शराब पीने वाला था, तीतर लड़ाने वाला था, तो वो अपनी पत्नी को मारता भी था। और यहाँ पर क्या हुआ, घर में गरीबी आने लगी, वो सारा पैसा उड़ाने लग गया। और एक दिन जब कुछ लगान चुकता नहीं कर पाई वो जमींदार का, तो जमींदार उस भक्तिन को बुलाया और जबरदस्ती बाहर धूप में दिन भर खड़ा रहने का सजा दिया। यह सजा पाकर के भक्तिन जो है वो पूरे गांव में अपने आप को अनादृत महसूस करने लगी और वहां से गांव छोड़कर चली आई प्रयाग। और यहाँ आकर के ये नौकरी करने लगी महादेवी वर्मा जी के यहाँ। महादेवी वर्मा जी आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो कॉलेज में प्राचार्य थी। तो यहाँ आकर के वो बोली कि मुझे सब कुछ आता है बनाना, रोटी बनाना, दाल भात बनाना, सब्जी छौंकना, सब आता है। भक्तिन को देख करके वो समझ गई कि ये जो है कैसा खाना बनाएगी। वो मोटा मोटा रोटी बनाती थी और आधी कच्ची पक्की दाल। लेकिन भक्तिन से कभी भी महादेवी जी शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि वो बहुत आदर से खिलाती थी, प्रेम से। वो सुबह पूजा करती और लेकिन छूत मानती थी। यहाँ तक कि घर की मालकिन जो थी लेखिका, उनको भी घर के अंदर नहीं आने देती थी। जब जैसे कि कोई ग्रामीण परिवार में बनता वैसा खाना उनको बनाना आता था। कभी दाल बना करके मोटा मोटा रोटी सेक देती थी और रोटी भी थोड़ा काला काला। जब भक्तिन देखती कि ऐसा खाना है तो क्या करती, कहती एक काम करो ना, लाल मिर्च ले लो और अमचूर का चटनी है, इसको मिला करके तुम खा लो। तो लेखिका जो है वो हंसती और खा लेती चुपचाप से आंख झुका के। हालांकि उनको असुविधा होती थी ये मोटी रोटी और दाल खाने में, फिर भी वो चुपचाप से खा लेती थी। और ये ना भक्ति भी कोशिश करती थी कि जैसे दूसरे लोग हैं वैसे ही खुद को बदलें, लेकिन ऐसा बदली कि वो तो शहरी नहीं बन पाई, लेकिन उसने लेखिका को देहाती जरूर बना दिया। ठीक है, लेखिका वही रोटी और दाल खा के खुश रहने लगी और उन्होंने सिखा दिया। रसगुल्ला वो कभी नहीं खा पाती थी और लेखिका को तो सब अपने गांव का जो खाना है सब खिला देती थी। कभी लाल मिर्च खा लो, कभी ये अमचूर का चटनी बना के खिला दी, है ना। भक्तिन जो है वो मटकी में छिपा करके कुछ पैसा रख देती थी लेखिका का। इसलिए नहीं कि उसे चोरी करनी थी, वो इसलिए ताकि वो संभाल के रख सके पैसा। और मालकिन को खुश करने के लिए वो कहती थी कि नहीं नहीं, हम कहाँ चुराते हैं पैसा, हम तो तुम्हारा पैसा संभाल के रख देते हैं ताकि समय पे तुम्हारे काम आ जाए, है ना।
रखती वो छुपा के थी, यहाँ तक कि लेखिका से भी छुपा लेती थी पैसा, लेकिन वो खुद पे खर्च नहीं करती थी ये पैसा। जब जरूरत होता लेखिका को तो उसको दे देती थी और कहती थी कि अरे मालकिन तो दिन भर पढ़ती रहती है। और जब कभी महादेवी वर्मा कहती भक्तिन से कि तुम भी थोड़ी पढ़ाई कर लो, तो भक्तिन का तर्क होता कि मालकिन तो दिन भर पढ़ती रहती है, अब मैं भी पढ़ती रहूंगी तो घर की देखभाल कौन करेगा, इसलिए मुझे नहीं पढ़ना है, मैं बिना पढ़े लिखे ही ठीक हूँ। और भक्तिन को बड़ा गर्व था इस बात का कि मेरी मालकिन को मैं जितना जानती हूँ उतना तो कोई भी नहीं जानता है, मैं उसे सबसे ज़्यादा जानती हूँ। वो बहुत बड़ी लेखिका थी और साथ में प्राचार्य थी। बाद में वो प्रयाग महिला महाविद्यालय की कुलपति भी बन गई। तो उनके यहाँ बहुत लोगों का आना जाना था, लेकिन भक्तिन को लगता कि मुझसे ज़्यादा तो इनको कोई नहीं जानता है, मैं इन्हें सबसे अधिक जानती हूँ, है ना। कभी इनका कुछ काम भी कर देती थी, जैसे कि जो उत्तर पुस्तिका रहता उसको बांध देती थी। कोई वो महादेवी वर्मा एक बहुत अच्छी चित्रकार भी थी ना, तो वो जो चित्र बनाती थी तो रंग प्याली धो देती थी और ऐसा ऐसा वो मदद करती थी। कभी कभी रंग प्याली धोने के बाद वो प्याली को ही गायब कर देती थी, फिर उसको खोजती रहती लेखिका, है ना। लेकिन लेखिका जो है जब कोई किताब उनकी छपती तो लेखिका लिखती कि इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये खाना के लिए हमको उठने नहीं देती है, मेरे पास लाके ही खाना दे देती है। कभी कभी वो दही का शरबत और तुलसी का चाय भी पिला देती थी। और जब छात्रावास उनके पास में, मैं फिर से बता रही हूँ कि वो महिला को महाविद्यालय में प्राचार्य और कुलपति रही, तो वहाँ पे छात्रावास था, तो उसमें जो उनके बहुत सारे उन्होंने जानवर पाल रखे थे, है ना। तो वो जानवर भी जो है उसकी भी सेवा वो क्या करती थी। लेखिका का जो था वो जब कभी इधर उधर जाने लगती, घूमती थी, तो साथ में भक्तिन को वो ले जाती थी। और भक्तिन गांव की थी तो आगे आगे चलती थी ताकि उसे कहीं दिक्कत ना हो लेखिका को। वो हर जगह उसके साथ जाना पसंद करती थी। और लेखिका कहती है कि मेरा उससे संबंध स्वामी और सेवक का नहीं था, वो तो ऐसा था कि वो मेरा आदेश टाल सकती थी लेकिन मैं उसका आदेश नहीं टाल सकती थी, है ना। भक्तिन से लेखिका का जीवन जो था वो पूरा घिरा हुआ था। छात्रावास में बालिकों को, बच्चियों को वो चाय भी बना के देती थी और नाश्ते का स्वाद भी, लेखिका जब नाश्ता करती तो कहती ठीक है तुम भी खा लो साथ में। जब लोग आते जाते तो वो उसके नाम से नहीं बुलाती थी, वो जैसे बुलाती थी कि उसने कैसी पोशाक पहनी है, वो कैसा दिखता है, इस तरह से वो याद रखा करती थी। कवियों के प्रति उनके मन में आदर भाव नहीं था, लेकिन वो दूसरों के प्रति दुखी जरूर होती थी। और जब कोई विद्यार्थी जो है, उस समय तो भारत आज़ाद नहीं हुआ था ना, तो जेल भी जाना पड़ा किन्हीं किन्हीं को, तो वो बहुत दुखी होती थी जब किसी के बारे में जानती थी। जब एक बार मालकिन भी जेल जाने गई तो वो बोली कि हम भी जेल जाएंगे तुम्हारे साथ। और जब उसको जेल में नहीं डाला जाने लगा तो वो गई, बड़ा लाट से लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हो गई। और लेखिका कहती है अंत में कि अभी तक मेरे भक्तिन मेरे साथ है और उसका अभी पूरा होना बाकी है और मैं उसे पूरा नहीं करना चाहती। तो आपको ये कहानी समझ में आई? प्रश्नोत्तर हम लोग दूसरे भाग में करेंगे। धन्यवाद।